हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे पंडिता रमाबाई। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे पर्सनालिटी जो कि भारतीय इतिहास में दोस्तों कभी भूली नहीं जा सकती। और पंडिता रमाबाई के दोस्तों सामान्य परिचय पर चर्चा करने के साथ ही साथ में उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्य, समाज सुधार, स्त्री शिक्षा पर किस प्रकार से इन्होंने बल दिया है ना, और किन किन संगठनों की इन्होंने स्थापना की, वो सारी चर्चा दोस्तों आज के सेशन के माध्यम से हम करने वाले हैं। छोटा ही सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। वन बाय वन करके दोस्तों हमारे इस सब्जेक्ट के वन बाय वन, एक से लेकर के अभी तक 24 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और मात्र 3 सेशन और बचते हैं। और इसी प्रकार से 3 सेशन के माध्यम से हमारा ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस सब के अलावा दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उनको भी बता दूं, दोस्तों हमारे सभी सब्जेक्ट हम जो भी यहां पर लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, वो सभी सब्जेक्ट एक यूनिट बाय यूनिट और टॉपिक वाइज टॉपिक हम पूरे क्रम से पढ़ाते हैं। सभी के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप सभी सेशन के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन। 5वीं यूनिट की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं और इस 5वीं यूनिट में मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चरों से पहले से ही आपको एडवांस में बताना प्रारंभ कर दिया था कि 5वीं यूनिट में हमें 4 टॉपिकों पर डिस्कस करना है, 4 विद्वानों पर डिस्कस करना है जिसमें महिला विद्वान होंगी। आज के सेशन में हम पंडिता रमाबाई, अगले में ताराबाई सिंधे, सावित्रीबाई फुले और कमलाबाई चट्टोपाध्याय। तो इन 4 विद्वान महिलाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, इनके विचारों को समझने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के टॉपिक में हमें कहां से शुरुआत करनी है, क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं। सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे, इसके बाद में इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, इसके बाद उन्होंने भारत के अलावा विदेशों में कौन कौन से कार्य किए हैं उस पर भी हम सामान्य सी चर्चा करेंगे। एक कहानी के रूप में दोस्तों इसको समझने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए पुस्तक से भले ही आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो या हो सकता समझ आया भी हो, लेकिन दोस्तों ये सेशन देखने के बाद में आपको पूरी कहानी मुंह जुबानी याद होने वाली है, कोई डेटा आपसे मिस नहीं होगा। दोस्तों एक बार हम इनकी स्टोरी को पढ़ेंगे, इसी के साथ में हम सेशन की शुरुआत करेंगे। थ्योरेटिकल के साथ ही साथ में आपको व्यवहारिक पक्ष भी समझते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि ये पूरा जो कहानी है ये पूरी आपके दिमाग में स्टोर हो जाए और कभी आप इसको भूले ना। आइए दोस्तों, असाधारण प्रतिभा की स्वामिनी पंडिता रमाबाई ने न केवल महिलाओं के लिए समाज सुधार के कार्य किए, बल्कि उन महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा और जो समाज में अन्य दोष थे उनका भी डटकर मुकाबला किया। अर्थात कि इसमें उन्होंने अपना एक अनुपम योगदान दिया है। कुल मिलाकर ये कहने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है दोस्तों कि पंडिता रमाबाई ने भारतीय इतिहास की अगर बात करें या भारतीय राजनीति की बात करें या भारतीय समाज की बात करें तो इसमें उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो काफी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अनुपम योगदान रहा है। रीजन उसका क्या है कि उन्होंने विशेष करके अपना जीवन महिला सुधार में ही अर्पित कर दिया था। महिला सुधार के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्य किया। जैसे अगर महिला शिक्षा की बात हो तो उनका नाम प्रथम रूप से आता था। महिला की समाज की स्थिति में उनको जो सामाजिक बुराइयां थी उनसे अगर उनको मुक्त कराने की बात होगी तो भी इनका नाम प्रथम पे ही आता था। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को दृढ़ करने का अपना पूरा जीवन उसमें इन्होंने लगा दिया था। लेकिन दोस्तों क्या स्वयं का जीवन दृढ़ था? क्या स्वयं का जीवन भी सुखपूर्ण बीता था? अभी तक का जो जीवन रहा है, किस उम्र में उन्होंने क्या कार्य किया है, ये सारी दोस्तों एक ऐसी कहानी है कि जो आप भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे। एक कहानी, एक इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है आज की दोस्तों। इनका जो बचपन का नाम था वो नाम था इनका रमाबाई, या कहें कि रमा डोंगरे। इनका बचपन का नाम रमा डोंगरे था। ये एक विद्वान ब्राह्मण परिवार से थी, विद्वान ब्राह्मण परिवार से थी। एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर मैं उसको एक कहानी के रूप में सुनाता हूं इसे, है ना। इनका जन्म दोस्तों 13 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के गंगामल जंगल में हुआ था। इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री, जो कि एक विद्वान ब्राह्मण थे, साथ ही साथ एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अर्थात कि इनके पिता ने एक 9 वर्षीय लड़की से विवाह किया और उसे पढ़ने का निश्चय किया, उसको पढ़ाने का निश्चय किया। ये क्या कहानी थी मैं आपको समझाने वाला हूं। गांवों के ब्राह्मणों ने जो है उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। उनके इस निर्णय के कारण उनका समाज से बहिष्कार कर दिया और इस बहिष्कार के कारण ही उन्हें जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा।
जंगल में जाकर एक झोपड़ी बना करके वहां रहना पड़ा और यही जंगल में ही रमाबाई का जन्म होता है। अंततः दोस्तों शास्त्री जी अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए गांव-गांव जाकर या शहरों में जाकर के और पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। ये कथाएं सुनाया करते थे, उस कथा से जो भी इनको आवक होती थी उसके माध्यम से ये अपना परिवार का पालन करते थे। पंडिता रमाबाई ने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही कहा जाता है कि 20,000 संस्कृत के श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। 20,000 संस्कृत के श्लोक 12 वर्ष की उम्र में। और दोस्तों इसी उम्र में उनको अब तक 7 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। 7 भाषाएं उनको आती थी, मराठी, कन्नड़, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी जैसी 7 भाषाओं की वो ज्ञाता हो चुकी थी 12 वर्ष की उम्र में ही। 20 वर्ष की उम्र में उन्हें संस्कृत ज्ञान के कारण सरस्वती और पंडिता की उपाधियां प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों अब इसको कहानी को ऐसे समझिए, सिंपल सी कहानी है दोस्तों। एक ब्राह्मण परिवार की एक लड़की थी जिसका नाम था रमा डोंगरे। इनका पिता का नाम था अनंत शास्त्री। दोस्तों इनका जन्म होता है 1858 में। रमा डोंगरे का जो जन्म है वो 1858 को होता है। कहां पर होता है? ब्राह्मण परिवार में होता है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में होता है। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पर हमने चर्चा देखी थी कि इनके पिता जो थे अनंत शास्त्री, ये एक विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, ये और साथ ही साथ में एक समाज सुधारक भी हुआ करते थे। तो इन्होंने अपने समय में एक निर्णय लिया था समाज में महिलाओं की स्थिति को दृढ़ करने के लिए। महिलाओं को उस समय में शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने के लिए चूंकि इनके ये अभी तक अविवाहित थे, लेकिन ये चाहते थे कि ये महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो समाज में। लेकिन ये घर में इनके घर में कोई महिला ना होने के कारण ये इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। इस कारण से दोस्तों उन्होंने एक नई योजना बनाई और योजना के तहत उन्होंने एक 9 वर्षीय कन्या से विवाह किया। और विवाह सिर्फ उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो उस कन्या को जो है अपनी पत्नी के रूप में उसे पढ़ा सके, शिक्षा प्रदान करवा सके। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो किसी और के लिए इस प्रकार का अगर ज्ञान बांटते, किसी और को अगर इस प्रकार की, हालांकि उन्होंने सलाह दी भी है, लेकिन आसानी से जिस समाज में महिलाओं की शिक्षा का बहिष्कार किया जाता रहा हो, ऐसे समाज में किसी भी सुधार को एकदम एक्सेप्ट करना इतना आसान कार्य नहीं था। तो यहां पर जो है दोस्तों अनंत शास्त्री ने यह कदम उठाया। एक 9 वर्षीय बालिका से, एक 9 वर्षीय लड़की से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद में उसको जो है स्कूल में इस प्रकार से दाखिला दिलवाया था कि शिक्षा प्रारंभ करवाई। तो उनके इस कदम से जो उनके अन्य समाज के जो संगठन था या कहे कि अन्य जो पंडित थे, उन्होंने इस कदम से इसके विरोध किया, उनके इस कदम का विरोध किया, उनके इस कार्य का विरोध किया। और विरोध करते हुए उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया, समाज से बाहर कर दिया। समाज से बाहर करने के बाद में दोस्तों इनको मजबूर होकर अपने परिवार को अर्थात कि अपनी पत्नी को लेकर के महाराष्ट्र के जंगल में जाना पड़ा और वहीं जंगल में उन्होंने एक झोपड़ी बनाकर वहां रहना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्ष रहने के बाद में उनको लगा कि जो उनका घर का जो लालन पालन है या कहे कि घर का जो खर्च वगैरह है किस प्रकार से वहन किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने पौराणिक कथाएं, चूंकि विद्वान ब्राह्मण थे वो समाज सुधारक के साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो कथाएं हुआ करती, पौराणिक कथाएं, उनको सुना करके गांवों में जाते थे कथा सुनाने के लिए, शहरों में सुनाते थे। इस प्रकार से काफी लोग जो है उनकी भाषा को, उनकी आवाज को या कहे कि उनके ज्ञान को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इस कारण से उनकी कथाएं भी वो अत्यधिक संख्या में लोग सुनने आते थे। इस प्रकार से वो अपने घर का खर्च वगैरह सब चला रहे थे। अंततः कुछ वर्षों के बाद में दोस्तों यहाँ पर रमाबाई का जन्म होता है, रमा डोंगरे का जन्म होता है। रमा डोंगरे का जन्म होता है। इसी के साथ में रमाबाई का जन्म होने के बाद में इनका जो जैसे ये 12 साल की होती है दोस्तों, तो इनका शिक्षा में और पंडिताई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, अर्थात इतनी ज्यादा रुचि थी कि इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता से संस्कृत का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। और कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 20,000 संस्कृत के श्लोक कंठस्थ कर लिए थे, रट लिए थे। और इसी उम्र में ही उन्होंने 7 भाषाओं का ज्ञान भी वो प्राप्त कर चुकी थी। अब ये 7 भाषाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि ये पिता के साथ ही रहती थी और पिता के साथ पिता जहां भी कथा वाचन के लिए जाते थे उनके साथ ही जाते थे। तो विभिन्न जगहों पर जाने के कारण इन्हें 7 भाषाओं का ज्ञान अब तक प्राप्त हो चुका था।
इसके साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी दोस्तों, तो इनने ये इतनी विद्वान हो चुकी थी, रमाबाई इतनी विद्वान हो चुकी थी कि 20 वर्ष की उम्र में ही इन्हें 2 उपाधियां प्राप्त कर चुकी थी 20 वर्ष की उम्र में, जो कि छोटी सी उम्र होती है। सरस्वती और पंडिता की उपाधियां ये प्राप्त कर चुकी थी। पंडिता की उपाधियां जो है दोस्तों इनको केशव चंद्र सेन से प्राप्त होती है, और सरस्वती की उपाधि कलकत्ता के ब्राह्मणों से, पंडितों से प्राप्त होती है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि ये बस ये फ्री में ये उपाधियां मिल गई इनको, काफी इन्होंने इसीलिए संघर्ष किया। इनका जो जीवन रहा है दोस्तों बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। वो संघर्षपूर्ण किस प्रकार रहा है वो आगे की स्लाइड में आपको नजर आने वाला है। दोस्तों अंततः होता क्या है कि 1876 में, 1876 और 77 में महाराष्ट्र में एक अकाल पड़ता है, एक अकाल आता है, और इसी अकाल के साथ में ही उनकी कठिन यात्रा अब प्रारंभ होती है। जीवन की उनकी कठिन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। 1876-77 में महाराष्ट्र में जब अकाल पड़ता है दोस्तों, तो इस अकाल के कारण चूंकि इनके माता पिता काफी दुर्बल हो चुके थे, है ना, क्योंकि समाज से बहिष्कृत तो पहले से ही थे, उसके बाद में एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहना, इस प्रकार से काफी दुर्बल हो चुके थे। तो इस अकाल में उनके माता पिता और छोटी बहन की मृत्यु हो जाती है। कब? 1876 में, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। 22 वर्ष की उम्र में, अब तक रमाबाई 22 वर्ष की हो चुकी थी। 22 वर्ष की उम्र में रमाबाई जो है अब महाराष्ट्र छोड़ करके ये कलकत्ता पहुंच जाती है, और कलकत्ता पहुंच करके अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना प्रारंभ करती है, क्योंकि पिता भी एक विद्वान ब्राह्मण होने के साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी पौराणिक कथाएं सुनाने के साथ ही साथ में समाज सुधार संबंधी कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, कलकत्ता पहुंचकर 22 वर्ष की उम्र में, जबकि उनके स्वयं के सर पे कोई छत नहीं था, कोई सहारा नहीं था। बिना सहारे के भी उन्होंने सामाजिक कार्य, समाज सुधार के कार्य प्रारंभ कर दिए थे। महिलाओं के समाज में सुधार हेतु कार्य प्रारंभ कर दिए। साथ ही साथ में उनका भी जो भरण पोषण होता था वो किसके माध्यम से दोस्तों? पौराणिक कथा सुनाने के माध्यम से होता था। 3 वर्षों तक इसी प्रकार से कलकत्ता में ये भटकते रहे, है ना, भटकाव वाला जीवन जीते रहे। इसके बाद में दोस्तों ये 3 सालों में कलकत्ता में इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई, इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि इनकी कहानियां उन विद्वानों तक पहुंचने लगी जो कलकत्ता के अन्य पंडित विद्वान थे, उन तक पहुंचने लगी। अंततः कलकत्ता के जो विद्वान पंडित थे उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना रमाबाई की कहानियां या रमाबाई की जो कथा है वो हम स्वयं अपने कानों से सुने। और इसके लिए ही उन पंडितों ने रमाबाई को आमंत्रित किया, उनकी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में वो रमाबाई की जो भाषण थे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रमाबाई को उनके सामने ही सरस्वती का अवार्ड अर्थात की उच्चतम जो उपाधि होती है उस उपाधि से सम्मानित कर दिया। रमाबाई को उपाधि से सम्मानित कर दिया। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ यहीं पर आकर समाप्त नहीं होती है, कहानी आपको और आगे क्रम देने वाली है। इसके परिचय में आप बस इतना समझ लीजिए, इतना पर्याप्त है। कहानी और आगे बढ़ती है, कहानी बड़ी दुखद आने वाली है। उसके बाद में जाकर के उन्होंने खुद के जीवन में अथाह दुख का पूरा एक सागर भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किस प्रकार से समाज की महिलाओं के दुख दूर किए वो एक बड़ी बात है। दोस्तों अब बात करेंगे कि रमाबाई ने विभिन्न संघर्षों का सामना करने के बावजूद भी किस प्रकार से समाज सुधार के कार्य उन्होंने जारी रखे। दोस्तों 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के आने वाले समय में समाज में जो कुरीतियां थी उनका सशक्त विरोध किया। उस सशक्त विरोध करने वाले जो बुद्धिजीवी थे उनमें इनका नाम उल्लेखनीय था, मतलब कि उनका नाम उल्लेखनीय रूप में, है ना, प्रथम श्रेणी में आता था, हम ये भी मान सकते हैं। तो रमाबाई उस समय की ऐसी पहली महिला थी दोस्तों, पहली महिला प्रचारक थी जो महिलाओं के लिए इस प्रकार से कार्य कर रही थी और इस प्रकार की प्रसिद्धि उनको मिली थी, ऐसी पहली महिला थी। लेकिन इतनी लोकप्रिय होने के बाद भी, इतनी प्रसिद्ध होने के बाद भी, चूंकि उनके पिता को समाज से बहिष्कृत किया गया था, इस कारण से उन्हें समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया। और इसी बात से ये काफी थोड़ी सी दुखी भी रहती थी कि समाज के लिए इतना कार्य करने के बाद भी और इतने उच्च कार्य करने के बाद भी समाज में, और हालांकि उनको इतना प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है, वो इतनी लोकप्रिय भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी समाज में उनको वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया जो स्थान की वो हकदार थी।
इस कारण से दोस्तों उन्होंने जब वो इंग्लैंड जाती है तो इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने जो है एक ईसाई धर्म को अपना लिया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था। क्लियर है। 22 वर्ष की उम्र में, जैसा अभी आपने देखा था, 22 वर्ष की उम्र में उनके पिता, माता पिता और छोटी बहन का देहांत होने के बाद जब वो कलकत्ता पहुंचती है तो दोस्तों कलकत्ता पहुंचने पर उन्होंने जो है अपने पुरानी कथाओं का तो प्रचार प्रसार किया ही, साथ उन्होंने बाल विधवा और विधवाओं की जो दयनीय अवस्था थी उसमें सुधार करने का बीड़ा उठाते हुए समाज सुधार के कार्य में भी उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। पंडिता रमाबाई ने रूढ़िता पर प्रहार करते हुए, देखिए पहला प्रहार तो इनके पिता ने किया था 9 वर्षीय लड़की से विवाह करके, है ना, और उसके बाद उसको स्कूल में दाखिला दिलवा करके। पहला प्रहार रूढ़िवादिता पर। दूसरा प्रहार इन्होंने भी किया। दूसरा प्रहार ऐसा किया कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। ईसाई बनने के बाद में इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब रूढ़िवादिता पर प्रहार किया जाना चाहिए, है ना, और रूढ़िवादिता पर प्रहार उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके से किया। विपिन बिहारी मेधावी नाम के एक शूद्र व्यक्ति से, जो कि कलकत्ता के ये वकील हुआ करते थे, तो विपिन बिहारी मेधावी से उन्होंने विवाह कर लिया। अब चूंकि खुद ईसाई, ठीक है ना, ईसाई होकर के हिंदू धर्म में किससे, शूद्र से उन्होंने विवाह किया, तो अब इनका विवाह 2 प्रकार का हो चुका था। किस किस प्रकार का दोस्तों, अंतर जातीय विवाह और साथ में अंतर धार्मिक विवाह, है ना, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक। अगर ये हिंदू है तो हिंदू ब्राह्मण कुल की होकर के शूद्र से विवाह कर रही हैं, और अगर इनको ईसाई माना जाए तो हिंदू धर्म में, तो इस प्रकार से इन्होंने अंतर धार्मिक विवाह भी इनका हो चुका था। तो इस प्रकार का कदम उठाने पर दोस्तों उस समय की जो तात्कालिक समाज थी उसके द्वारा भयंकर इनका विरोध किया गया। बहुत विरोध हुआ इनका, जैसा विरोध इनका पिता का हुआ था उसी प्रकार से इनका विरोध भी हुआ। अब चूंकि इनको तो कोई समाज से बाहर निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही समाज छोड़ चुकी थी आप लोगों की, है ना, तो इनको कोई डर था नहीं समाज से बहिष्कृत करने का। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो वो कहां पीछा छोड़ने वाली होती है। अभी भी इनका विपरीत परिस्थितियों में पीछा नहीं छोड़ा। इससे पहले इनके छोटे भाई जो इनके साथ थे, उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है, उससे उबरती है। उसके बाद ये विवाह करती है। विवाह के बाद में कंटिन्यू ये जो है विरोधों में घिरी रहती है। विरोध में घिरे रहने के कारण इनकी लोकप्रियता में काफी कमी भी आती है। इसके बाद में भी दोस्तों 1-1.5 साल बाद इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। 1882 में इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इनके जीवन में एक अजीब सा मोड़ आता है, क्योंकि जितने भी संघर्ष थे इन्होंने बहुत देखे हैं और कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ी। इन्होंने ठान रखा था कि महिलाओं का उद्धार करना ही इनका परम लक्ष्य है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी हो, महिलाओं का उद्धार करने से ये पीछे नहीं हटने वाली थी। इसी कारण दोस्तों पति की मृत्यु के तुरंत बाद ही इन्होंने डिसीजन लिया पुणे जाने का। कलकत्ता छोड़ करके ये पुणे चली गई है। पुणे जाकर के इन्होंने महिला शिक्षा, बाल विवाह, विधवाओं के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए और उसी में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। पुणे जाकर के इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। यहां से होती है इनके एक नए जीवन की शुरुआत। आर्य महिला समाज की दोस्तों इन्होंने स्थापना की पुणे जाकर के, और इस आर्य महिला समाज की स्थापना करने के बाद में इनका प्रभाव दोस्तों इतना बढ़ जाता है कि 1882 में ब्रिटिश सरकार एक कमीशन लेकर आती है भारत में शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए। आधुनिक शिक्षा छोड़िए, पश्चिमी शिक्षा भी बोल सकते हो। तो आधुनिक शिक्षा के लिए कमीशन गठित की जाती है भारत में 1882। तो इस कमीशन के लिए रमाबाई ने जो है कुछ जो है कुछ ये मान सकते हैं कि इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, या फिर ये मान ली कि उन्होंने अपनी कुछ सलाह दी उस कमीशन को गठित करने के लिए, कि इस कमीशन के जो मुद्दे हैं, है ना, किस विषय पर गठित किया जा रहा है, तो उस विषय में क्या क्या संकलित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए रमाबाई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में जो महिलाएं हैं खुलकर सामने क्यों नहीं आ पाती, कारण क्या है। एक सबसे बड़ा कारण तो है कि उनकी निर्भरता किस पर, पुरुषों पर। ऊपर से समाज की जो रूढ़ियां हैं कि किसी भी गैर पुरुष को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकती थी, है ना, तो इस कारण से उन्होंने कहा कि इनकी रूढ़ियों को एक आंतरिक रूप से इनको आघात कीजिए, रूढ़ियों को। तो जब आंतरिक रूप से हम आघात करेंगे तब कहीं जाकर के ये रूढ़ियां
यहां समाज से टूटेगी या समाप्त होगी। तो इसके लिए उन्होंने सलाह दी ब्रिटिश सरकार को कि महिलाओं के लिए महिला शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि शिक्षा के लिए जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वो विरोध थोड़ा कम हो जाए। महिलाओं के इलाज के लिए महिला डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला इंजीनियरों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मेडिकल कॉलेज है उनमें महिलाओं को दाखिला दिलवाइए, महिलाओं को शिक्षक बनाइए, मतलब महिलाओं की शिक्षा परम आवश्यक है। इस सुझाव को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट भी किया था। पंडिता रमाबाई के द्वारा जो सुझाव दिया गया महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा और इन सुझावों को एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद में दोस्तों महिला चिकित्सा आंदोलन जो चल रहे थे उसमें इनके सुझावों को सम्मिलित किया गया। और रमाबाई के ही प्रयास था कि भारत में पहली महिला जो कि आनंदीबेन जोशी कहलाती है, पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी। कौन बनी थी? आनंदीबेन जोशी। कब बनी थी? 1886 में। क्लियर है? तो इस प्रकार के दोस्तों इनके सहयोग रहे हैं, ये इस प्रकार के इनके कार्य रहे हैं। सिर्फ इनके कार्य भारत तक में ही सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने विदेशों में जाकर के भी विभिन्न प्रकार के इन्होंने कार्य किए। ये इंग्लैंड जाती दोस्तों 1883 में इंग्लैंड पहुंच जाती है। इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड में दोस्तों वहां 2 वर्ष तक संस्कृत की प्रोफेसर रहती है, 2 वर्षों तक संस्कृत की प्रोफेसर रहती है। और इसी दौरान उन्होंने जो है इस हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर है? यहां पर उन्होंने शिक्षिका के रूप में 2 वर्ष दिए, प्रोफेसर के रूप में माफ कीजिएगा, है ना। और शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए और ईसाई धर्म के और नजदीक जाने के लिए उन्होंने चर्च में शामिल होने का निर्णय लिया। रमाबाई के इस कदम से हालांकि जो तात्कालिक लोग थे उनके द्वारा काफी आलोचना, अभी भी आलोचना बंद नहीं हुई थी, तीव्र प्रतिक्रिया और तीव्र हो चुकी थी। हालांकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे दंपति थे जो उनका समर्थन कर रहे थे, ये भी काफी बड़े विद्वान थे। पंडिता रमाबाई ने ब्रिटेन प्रवास के दौरान ही एक पुस्तक लिखी दोस्तों, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। क्या नाम था उस पुस्तक का? नाम रखिए, याद रखिएगा इस पुस्तक का, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में महिलाओं को जन्म लेने के जो दुष्परिणाम है उसके बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है। हिंदू धर्म में महिला के जन्म लेने के दुष्परिणामों के बारे में बताया। क्यों बताया? क्यों कहा उन्होंने दुष्परिणाम? हिंदू धर्म में महिलाओं के जन्म को दुष्परिणाम क्यों कहा? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रथाएं थी वो विशेषकर महिलाओं के लिए थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, शिक्षा से वंचित किए जाने, इस प्रकार की पता नहीं कितनी प्रकार की प्रथाएं थी जो सब की सब महिलाओं पर लादी गई थी। ठीक है ना। और इसके बाद अमेरिका भी जाते हैं दोस्तों। तो ईसाइयों के आमंत्रण पर ये 1886 में अमेरिका पहुंच जाती है। अमेरिका में जाकर के एक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है और एसोसिएशन की स्थापना की जाती है ताकि आर्थिक रूप से धन संग्रह किया जा सके, जिससे कि बाल विवाह या जो महिला आश्रम वगैरह थे उनका संचालन किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों अमेरिका जाकर के इन्होंने एक रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना होती है और ये एसोसिएशन 10 सालों तक भारत में चल रहे विधवा आश्रम का खर्च उठाने का दायित्व लेती है। तो इस प्रकार के विभिन्न कार्य उनके द्वारा किए गए। इस प्रकार से दोस्तों ये अंततः जाकर के 1889 में भारत आ जाती है। भारत आकर के इन्होंने भारत में शारदा सदन की स्थापना करती है। शारदा सदन का मतलब दोस्तों इन्होंने घर में ही एक स्कूल का संचालन किया जहां पर विधवाओं को पढ़ाया जाता था। और इस आश्रम के माध्यम से विभिन्न जो विधवा स्त्रियां थी उनको शिक्षित किया, जागृत किया। उनके जो अवस्था थी समाज को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए। विधवा गृह है ना, पहला विधवा गृह इन्होंने महाराष्ट्र में पहला विधवा गृह भी स्थापित किया। महिलाओं को सहारा देने के लिए उन्होंने कृपा सदन की भी स्थापना की। और कहा जाता है कि 1900 में मनमोहन कौर ने कहा कि 1900 में भीषण अकाल जब पड़ा तो उस समय रमाबाई और उनके सहायकों ने हजारों स्त्रियों की सहायता की। और 1900 के दशक में उनके जो शारदा सदन थे दोस्तों उसमें इन महिला सदस्यों की संख्या 1900 थी। सोचिए इतनी बड़ी संख्या का एक सदन ये संचालित कर रही थी। क्लियर है? इस प्रकार के दोस्तों उन्होंने विभिन्न प्रकार की, और भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, कई प्रकार की जो है इन्होंने महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की, उनका जीवन को दुखद से सुखद बनाने का प्रयास किया है। इनके ही प्रयासों से विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको समाप्त किया जा सका है।
जीवन भर महिला अधिकारों और भारत की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाली पंडिता रमाबाई 5 अप्रैल 1992 को आत्मविलीन हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों महिला पंडिता रमाबाई की कहानी होती है समाप्त। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ताराबाई शिंदे की, और इसी प्रकार से थोड़ा शॉर्ट में ही इनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपके जो 4 महिला विद्वानों की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि चारों में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि चारों ही टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसलिए चारों टॉपिक छोटे छोटे से टॉपिक है, जो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, तो आप वहां से रिवीजन लगा करके इसको कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो मैं उनको फिर से एक बार बता रहा हूं दोस्तों, फिर से अच्छे से सुन ले। हम बीए के ऑल सब्जेक्ट विद नोट्स पूरी तरह से निशुल्क रूप से प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। एक बार दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक जो सेशन आप देखते हैं, उस सेशन की एक बार प्लेलिस्ट जाकर के एक बार सर्च कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक सभी जितने भी आपके टॉपिक है, पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।